हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 18। अब नेक्स्ट। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, क्या आपको पता है हुकुम रानी सा के पीरियड्स मिस हो गए हैं? डॉक्टर की बात सुन काव्यांश सोच में पड़ गया। जब से शादी हुई है तब से हुकुम रानिसा ने हमें नहीं रोका, मतलब उनके पीरियड्स मिस हो गए हैं। हुकुम सा को कुछ ना बोलता देख डॉक्टर बोली, हुकुम सा, हुकुम रानिसा प्रेग्नेंट है। अभी उन्हें 1.5 महीना हो गया है। डॉक्टर की बात सुन काव्यांश एकदम से ब्लैंक हो गया। डॉक्टर आगे बोली, लेकिन हुकुम सा वो बहुत कमजोर है, ऐसे में उन्हें रेस्ट की जरूरत है। काव्यांश की ऐसी हालत हो गई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने उसे और भी बहुत कुछ समझाया। डॉक्टर की बात खत्म होने के बाद काव्यांश उठकर धीरे कदमों से चलकर बाहर निकल गया और जाकर एक बेंच पर बैठ गया। राका और कायरा उसे देखने लगी। काव्यांश ने अपने जेब से अपना फोन निकालकर उसमें से एक फोटो ओपन की, जो किसी फोटो पर फोटो निकाली हुई थी। वो एक छोटी सी लड़की की फोटो थी जो सिर्फ जन्म के 2 दिन बाद ली गई थी। उस लड़के की आंखें ग्रीन कलर की थी जो किसी को घूरे जा रही थी। काव्यांश उस फोटो को चूम कर बोला, आप कितनी जल्दी बड़ी हो गई हुकुम रानी सा, कि आज खुद आप अपने पेट में हमारे प्यार की निशानी को संजोए हैं। ये कहते वक्त काव्यांश की आंखों से एक बूंद आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि वो बयां भी नहीं कर पा रहा था। इतने सालों से अपने अंदर के दिल को पत्थर बनाए बैठा ये हुकुम सा आज अपनी खुशी जाहिर करने के लिए ऐसे बैठा था जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। राका जल्दी से उसके पास गया और बोला, क्या हुआ हुकुम सा, आप ठीक है ना? और हुकुम रानी सा वो कैसी है? काव्यांश ने उसे बिना देखे ही कहा, पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटी है, आप मामा बनने वाले हैं। राका, हमारी हुकुम रानिसा हमारे आंगन को खुशियों से भरने वाली है। माँ बाबा को भी खबर भेज दो, पूरे महल को सजा दो। कायरा और राका ये सुन के खुशी से झूम उठे। राका जल्दी से वहां से निकल गया। वो बहुत खुश था। ध्रुति के आने के कारण उसे कितने सारे रिश्ते जुड़ गए थे। काव्यांश वहां से उठकर ध्रुति के पास गया जो बेड पर लेटी थी। काव्यांश उसके पास जाकर उसके माथे पर अपने होठ रख उसे शिद्दत से चूम लिया। फिर उसके पेट को देखकर बोला, हमें आपके आने का इंतजार है बच्चा। फिर उसके पेट पर भी अपने होठ रख चूम लिया। काव्यांश के बार बार टच करने से ध्रुति कुनमुनाने लगी और उसने धीरे धीरे अपने पलके हिलाते हुए आंखें खोल दी। काव्यांश जब उसे होश में आते हुए देखा तो वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अब आप कैसा फील कर रहे हैं हुकुम रानी सा? ध्रुति ने काव्यांश को देखा और उसे एक प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, हम ठीक है हुकुम सा। काव्यांश ने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, फिर भी आपने हमें नहीं बताया, और आप एक डॉक्टर होकर ये लापरवाही क्यों हुकुम रानी सा? ध्रुति ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, सॉरी हुकुम सा, हमें हमारे बॉडी में कुछ दिनों से बहुत चेंजेस नजर आ रहे थे, इसलिए हमने आज चेक करने का सोचा था, लेकिन काव्यांश उसे थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, और ये बात आप हमें कब बताने वाली थी? ध्रुति ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, हमें लग रहा है कि हम कंफर्म करके आपको बताना चाहते थे, बस इसलिए नहीं बताया। काव्यांश ने उसके दोनों आंखों पर चूम लिया और कहा, अच्छा फिर कंफर्म हो गया? ध्रुति, क्या? काव्यांश ध्रुति का हाथ पकड़ा और उसके पेट पर रखकर बोला, हमारे प्यार की निशानी आपके अंदर सांसें ले रही है हुकुम रानी सा। फिर उसके माथे पर किस करके बोला, ये खुशी का पल बस यही थम जाए, मेरी सारी जिंदगी इसी पल में सिमट जाए, हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुकुम रानी सा। ध्रुति अपने आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। क्या सच में हम माँ बनने वाले हैं हुकुम सा? काव्यांश उसकी खुशी देख उसके आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए बोला, बस हुक्मरानी सा, अब आप ऐसे रो नहीं सकती, हमारे बच्चे पर असर पड़ेगा। अब आपको अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तभी वहां मीनाक्षी जी, दादाजी, दादी और अमर जी आ गए। उनके आते ही ध्रुति उठकर बैठ गई। मीनाक्षी ने उसकी बलैया लेते हुए कहा, खुश रहो मेरे बच्चे, हम दादी बनने वाले हैं। फिर नम आंखों से बोली, आज सुमी होती तो खुशी से नाचती, कितने अरमान थे उसके तुम्हारे और काव्य के बच्चों को लेकर।
उनकी बात सुन ध्रुति के आंसू में आंसू आ गए। काविंश ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना दी। तभी उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आई। सबने जाकर बाहर देखा तो वहां वीर की माँ रो रही थी और कायरा उन्हें संभाल रही थी। उसे ऐसे रोता देख ध्रुति जल्दी से उसके पास गई और बोली, क्या हुआ कायू? कायरा रोते हुए उसे गले लग गई और बोली, वीर अंदर है और डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए, हमें डर लग रहा है ध्रुव। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर अपना मास्क उतारते हुए बाहर आए। अपने सामने काविंश को देख उस डॉक्टर ने अपना सर झुका लिया और बोला, प्रणाम हुकुम साहब, हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन उनके सिर पर और पेट पर ज्यादा चोट लगने के कारण हम उन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर के ये कहते ही वहां पर सन्नाटा पसर गया। कायरा बुद्ध बने एकटक सामने देखने लगी। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक पल में क्या हो गया। एक तरफ उसकी दोस्त की खुशी और दूसरी तरफ उसका प्यार, दोनों उसे ऐसे मिलेंगे ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। वीर की माँ बहुत बुरी तरीके से रो रही थी लेकिन कायरा तो जैसे सदमे में चली गई थी। उसके आंखों से एक आंसू नहीं गिरा था। उसे ऐसे देख ध्रुति भी रोने लगी। ध्रुति को रोता देख काविंश का चेहरा सख्त हो गया। उसने ध्रुति को डांटते हुए कहा, हुकुम रानी साहब, संभालिए अपने आप को। आप ऐसे रो नहीं सकती, बच्चे पर असर पड़ेगा। ध्रुति उसे कुछ नहीं बोली। उसे कायरा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अपने पैर को खोने का डर क्या होता है ये उसे अच्छे से पता था। उसे तो उसका पैर फिर से मिल भी गया, लेकिन कायरा, उसका क्या? कुछ नर्स और वार्ड बॉय ने वीर को स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन रूम से बाहर निकालकर उन सबके सामने लाकर रख दिया। सबके आंखों में आंसू थे। कायरा अपनी जगह से उठी और धीरे कदमों से चलकर उसके पास गई। वीर को प्यार से देखते हुए अपने बालों पर हाथ फेरकर उसके माथे को चूम लिया और फिर उसे देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। सभी उसे देख रहे थे कि अचानक कायरा वहां से रोते हुए भाग गई। ध्रुति उसके पीछे जाना चाहती थी लेकिन काविंश ने उसे पकड़ लिया और राका को इशारा किया। राका जल्दी से कायरा के पीछे चला गया। उसके पीछे एरी भी चला गया। काविंश ने अपने आदमियों से कहकर वीर को उसके घर लेके चले गए। ध्रुति रोते रोते थकान के कारण काविंश के सीने पर अपना सर रखकर सो गई। कायरा बेजान सी रास्ते पर चली जा रही थी। मुझे ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा, जानना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, कैसे जुई रूह भी मुझसे जुदा। कायरा बुरी तरीके से टूट चुकी थी और चलते चलते रेत के टीले पर लेट गई। कायरा वहां से उठकर दौड़ती हुई जाने लगी। उसे खुद पता नहीं था वो कहाँ जा रही है। कायरा अपने घुटनों के बल गिर गई। उसने अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख दिया और आसमान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाई, आ क्यों वीर, क्यों हमें ये बीच रास्ते पर छोड़ गए? कैसे जिएंगे हम तुम्हारे बिना? क्यों आपने हमारी बात नहीं सुनी? क्यों वीर, क्यों? कायरा बहुत रो रही थी, पूरी टूट गई थी। उसकी पूरी दुनिया बिखर गई थी। 10 साल से वो उस इंसान से प्यार करती थी। आज वो ऐसे उसके लाइफ से चला गया जिस बात की किसी को खबर ही नहीं थी। एरी और राका थोड़ी देर पर खड़े होकर कायरा को देख रहे थे। उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था। एरी की आंखों में भी आंसू थे। वीर एक ऐसा इंसान था उसके लाइफ में जो उसका साथ हर बार देता था। उसने उसके एक भाई की तरह प्यार दिया था। राका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, संभालो खुद को, तुम्हें अब कायरा को भी संभालना है। तुम खुद को कमजोर नहीं होने दे सकते। राका की बात सुन एरी ने अपने आप को शांत किया और आगे बढ़कर कायरा के पास चला गया। उसने गहरी सांस ली और अपने घुटनों के बल बैठ गया। कायरा ने जब उसे अपने सामने देखा तो उसको कसकर गले लगाते हुए बोली, देख ना एरी, तेरे वीर भाई हमें अकेला छोड़ गए। उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। बुला ना उसे तू, देख ना तू, फोन करके बुलाएंगे वो दौड़ा चला आएगा। बुला ना उसे एरी, बुला ना। ये कहते वक्त कायरा बुरी तरीके से रो रही थी। एरी ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे कमर से पकड़ रखा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। बहुत टाइम बाद जब कायरा कोई रिएक्ट नहीं किया तो एरी ने उसे हल्का सा दूर करके देखा। कायरा बेहोश हो गई थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। उसका चेहरा लाल हो गया था। राका ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया और गाड़ी में सीट पर लेटा दिया। फिर वो दोनों भी साथ में वीर के घर चले गए जहाँ पहले से सब मौजूद थे सिवाय ध्रुति और काव्यांश के। काव्यांश उसे ऐसे माहौल में नहीं रख सकता था। ध्रुति पहले से ही कमजोर थी। ऐसे में उसे रेस्ट करने की जरूरत थी। अगर वो वहां रुके तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। वैसे तो काव्यांश का वीर के साथ कोई संबंध नहीं था लेकिन ध्रुति उसे अपना भाई माना था। इतने सालों तक वो उनके साथ था। काव्यांश ने ध्रुति को बेड पर लेटा दिया और वॉशरूम में चला गया। माधवगढ़ दक्ष का महल। महल के हॉल के में बीचों बीच एक बड़ा सा सोफा था। उस पर एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने पैरों पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। ये दक्ष के पिता राम प्रताप सिंह
इनका नाम तो राम है लेकिन कारनामे रावण जैसे। उनके साथ ही एक 35 साल का आदमी बैठा था। ये है दक्ष के बड़े भाई विशाल प्रताप सिंह, बिल्कुल अपने बाप की तरह। इनकी शादी हो गई है और इन्हें 2 बच्चे हैं, फिर भी लड़कियों का शौकीन है। इस वक्त दोनों के भी चेहरे पर गुस्सा था। उनके सामने एक आदमी अपने सर झुकाए खड़ा था। अब तक सबको दक्ष के बारे में पता चल गया था। अपने लाडले बेटे के बारे में सुन राम और विशाल बुरी तरह से बौखला गए थे। उस आदमी ने कहा, राजा साहब, छोटे मालिक अभी जिंदा है लेकिन हुकुम सा उन्हें कहाँ रखा है ये हमें नहीं पता। पता लगवाओ। फिर हमारा मुंह क्या देख रहे हो? विशाल ने उस पर चिल्लाते हुए कहा तो वह आदमी सर झुकाए वहां से चला गया। तभी वहां किसी के चिल्लाने की आवाज है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? यह है सुमन, दक्ष की माँ और राम की तीसरी पत्नी। राम की पहली पत्नी मर चुकी है। तभी वहां दूसरी औरत की आवाज है। मर गया तेरा बेटा? यह है विशाल की माँ और राम की दूसरी पत्नी। ये बहुत घमंडी है। उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ माधवगढ़ की रियासत से प्यार है जिसके लिए उसने राम से शादी की थी। राम सुमन के पास जाकर, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, मैं उसे सही सलामत लेकर आऊंगा। राम सुमन से बहुत प्यार करता था। उसके आंखों में आंसू आए देख उसे पसंद नहीं था। राम ने विशाल को देखते हुए कहा, गाड़ियां निकालो। विशाल, जी बाबा साहब, इतना कहकर वो वहां से चला गया। उदयपुर महल। सब महल आ गए थे। कावेश अपने कमरे में ध्रुति के पास बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। सब जगह पर बिल्कुल शांति पसरी हुई थी कि अचानक वहां गोली चलने की आवाज आई। गोली की आवाज इतनी तेज थी कि ध्रुति भी डर के मारे आंखें खुल गई। कामेश ने उसे देखा और कहा, डरिए मत हुक्मरानी साहब, हम देख कर आते हैं, आप आराम करिए। कामेश को इतना शांत देख ध्रुति उसे घूरने लगी। ध्रुति के ऐसे घूरने से कामेश के फेस पर सनक भरी स्माइल आ गई। उसने उसे जुनून से देखते हुए कहा, ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ये सब बोलते हुए काव्यांश नीचे चला गया। उसके जाते ही ध्रुति भी उसके पीछे चली गई। अब तक सब बाहर आ गए थे। बाहर राम और विशाल अपने आदमियों को लेकर महल के गेट तक आ गए थे। उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। काविश अपने पेन की जेब में हाथ डालकर रौबदार तरीके से चलकर बाहर आया और गार्ड्स को गेट खोलने के लिए कहा। गार्ड्स के गेट खोलते ही राम और विशाल गेट के अंदर आ गए। राम ने चिल्लाते हुए कहा, मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी बात सुन काव्यांश हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत अजीब थी, जिसे देख ध्रुति ने मीनाक्षी जी का हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसे हंसता देख विशाल को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से काव्यांश को देख कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसे पागलों की तरह हंस रहे हो? बाबा ने कोई जोक नहीं मारा, मेरे भाई को छोड़ दो। उसके ऐसे कहते काव्यांश जो हंस रहा था, उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा आ गया। उसने अपने दांतों को पिसते हुए कहा, मैं पागल ही हूँ, तुम्हें क्या आज पता चला? और तुम जिस आदमी को छोड़ने के लिए कह रहे हो ना, उस आदमी ने मेरी सांसें छीनने की कोशिश की। ऐसे में उसे कैसे छोड़ता? विशाल ने गुस्से से कहा, उसने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई थी जो तुम उसे मारने चले हो। उसने बस तुम्हारे मेहरारू को साथ ले जाने की कोशिश की है। उसके बाद सुन कावेश ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी तरह कोई गंदे नाले का कीड़ा नहीं हूँ। मेरी हुक्मरानिसा को जो मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएगा। जो मेरी हुक्मरानिसा पर नजर डालेगा उसकी मैं आंखें फोड़ दूंगा। जो उसे छुएगा उसके हाथ को मैं काट दूंगा। वो मेरी मोहब्बत है, इस काव्यांश राजपूत की मोहब्बत, जिसके इश्क ने मुझे सनकी किया है। विशाल उसे गुस्से से देख बोला, जिसके कारण तूने मेरे भाई को मारा है ना, उसे मैंने नहीं मेरे बिस्तर पे लेके गया तो मेरा नाम भी विशाल प्रताप सिंह नहीं। ये सुनते ही वहां का टेम्परेचर गिर गया और पूरी तरह बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ध्रुति ने कसकर मीनाक्षी जी का हाथ पकड़ लिया। काव्यांश एकदम से खतरनाक और खूंखार जैसा जानवर जैसा हो गया। पूरी जगह ठंडी हो गई थी, फिर भी काव्यांश आग की तरह जल रहा था। उसके गले और हाथों की तनी हुई नसें इस वक्त ऐसी हो गई थी जैसे बस अभी शरीर से फटकर बाहर आ जाएगी। उसका ऐसा रूप देख विशाल और राम के साथ साथ वहां खड़े सभी लोग कांप गए। काव्यांश जो महल की सीढ़ियों पर खड़ा था, वो पलक झपकते ही विशाल के सामने खड़ा हो गया। विशाल उसे अपने सामने देख नीचे जमीन पर पीठ के बल गिर गया। कावेश ने दहाड़ते हुए गुस्से से कहा,
कुत्ते भौंकते हैं अपना वजूद बनाए रखने के लिए और लोगों की खामोशी हमारी मौजूदगी बयां करती है। हुकूमत वो ही करता है जिसको दिलों पर राज हो, वरना यूं तो गली के मुर्गों के सर पे भी ताज होता है। अपना भला कौन क्या बिगाड़ेगा, अपनी तो किस्मत उसने लिखी है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी मोहब्बत रूह से ना है, ना कि जिस्म से। जो तेरे जैसे कुत्ते मेरी रूह को छूने की कोशिश करते हैं, उन जैसे को मेरे महादेव भी मुझसे नहीं बख्श सकते हैं। बहुत कर ली महादेव ने मेरी मोहब्बत की हिफाजत, अब मैं करूँगा उनकी हर बुरी नज़र से रक्षा, क्योंकि अब महादेव ने भेजा है तुझे तबाही लाने के लिए। अब ना वो बचेगा और ना ही तू। इतना कहकर कावेश विशाल को बुरी तरह से मारता है। राम अमर जी को देखकर बोला, रोक ले अपने बेटे को अमर, नहीं तो ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। उनकी बात सुन मीनाक्षी जी बहुत डर जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, रुक जाओ काव्य, छोड़ दो उसे। अपनी माँ की आवाज़ सुन कावेश रुक जाता है और विशाल को वार्निंग लुक देकर छोड़ देता है। राम अपने बेटे को ठीक से खड़ा करता है और अपनी आंखों में नफरत लिए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद महल के बाहर एक आदमी खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो अपने चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल लिए वहां से चला जाता है। वो आदमी वहां से जोधपुर चला जाता है। कावेश द्रुति के पास जाता है जो मीनाक्षी जी का हाथ पकड़कर खड़ी थी। कावेश ने जाकर उसके गोद में उठा लिया और कावेरी को देखते बोला, हुकुम रानी सा के लिए खाने को कुछ लेकर आ जाओ। कावेरी डरते हुए, जी जी हुकुम सा अभी लाई। माँ आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है। और हम हुकुम रानी सा को कमरे में लेकर जाते हैं। डॉक्टर ने इन्हें आराम करने को कहा है। मीनाक्षी जी ठीक है, आप जाइए कमरे में। कावेश ध्रुति को लेकर कमरे में चला जाता है। इधर वीर का अंतिम संस्कार हो गया था। एरी अपने साथ कायरा और काका काकी को घर लेकर आ गया था। कायरा ने माँ को उसे जबरदस्ती थोड़ा सा खाना खिलाकर सुला दिया था। कुछ महीने ऐसे ही निकल गए। कावेश अपना सारा काम घर से ही कर रहा था। उसका सारा काम कृष और राका कर रहे थे। कावेश ध्रुति को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। कायरा ने भी अब खुद को संभाल लिया था। वो बीच बीच में ध्रुति को देखने महल आती थी। सबके लिए तो वो ठीक थी, लेकिन आज भी वो अपने कमरे में अकेले वीर की यादों में आंसू बहाती थी। काव्यांश बहुत शांत बैठा था, ध्रुति और अपने आने वाले बच्चे की सेफ्टी के लिए। सब दुश्मन ताक में बैठे थे कि कब उन्हें चांस मिले और वो काव्यांश पर हमला करे, लेकिन काव्यांश उन सबको इसके लिए चांस ही नहीं दे रहा था। ध्रुति का अब हल्का हल्का पेट दिख रहा था। शाम का वक्त ध्रुति बालकनी में बैठकर अपने पेट पर हाथ रख चांद को देख रही थी और काव्यांश सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। बहुत देर बाद जब काव्यांश ध्रुति के पास नहीं गया तो ध्रुति मुंह फुलाए बोली, देख लो बच्चा, अपने पापा को तो माँ की कोई फिक्र ही नहीं है। कब से काम कर रहे हैं, हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। उसकी बात सुन काव्यांश ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और उसके पास आकर बैठ गया। उसने ध्रुति के पीठ को अपने सीने से चपका दिया और उसके पेट पर जो हाथ थे उस पर अपने दोनों हाथ रख बोला, आपसे तो मोहब्बत इतनी है कि हमारे काम को भी आपसे जलन होती है, जो उसे छोड़कर हम आपके पास ज्यादा रहते हैं। इतना कहकर काव्यांश ने अपने होठ उसके गर्दन पर रख दिए। मोह के धागे ये मोह तेरी मोह उंगलियों के से जा धागे तेरी उलझे। उंगलियों से जा उलझे। कामेश और ध्रुति अपने प्यार भरे लम्हों में खोए हुए थे कि तभी वहां किसी ने गोली मार दी, जिसका निशाना झूले पर था। गोली लगने से झूले की एक साइड की चेन टूट गई। कावेश ने जल्दी से ध्रुति को संभाला और उसे कमरे के अंदर ले गया। ध्रुति अभी भी सदमे में थी कि अचानक क्या हो गया। कावेश ने ध्रुति को बेड पर बैठाया और वहां से सीधा अपनी राइफल लिए नीचे चला गया। कावेश के अंदर जाते ही कोई बालकनी से अंदर आया और ध्रुति के मुंह पर कपड़ा रख दिया। कपड़ा रखते ही ध्रुति बेहोश हो गई। उस आदमी ने ध्रुति को गोद में उठाया और वहां से चला गया। कावेश जब नीचे आया तो वहां पर बहुत सारे आदमी खड़े थे। कावेश ने इन सबको देख डेविल स्माइल दी और बोला, कभी बाज नहीं आओगे तुम लोग। वो आदमी कावेश से कुछ नहीं बोला और नहीं उन लोगों ने कोई रिएक्शन लिया। कावेश को बहुत अजीब लगा। कावेश के आदमियों ने उन लोगों को घेर लिया।
बहुत देर हो गई थी लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। उनके ऐसे खड़े रहने से कावेश को अब बेचैनी होने लगी थी। कावेश दौड़ते हुए अपने कमरे में गया तो देखा वहां पर ध्रुति नहीं है। कावेश ने अपने सर पर हाथ लगाकर बेड पर बैठ गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कावेश गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेने लगा। कावेश दौड़ते हुए कमरे से बाहर आ गया और वहां से जाने लगा तो उन आदमियों ने कावेश के ऊपर हमला कर दिया। कावेश बहुत टेंशन में था। ध्रुति कहाँ चली गई थी ये भी उसे पता नहीं था। कावेश गुस्से से सबको मारते हुए राका से बोला, राका, हुकुम रानिसा को कोई ले गया है। जल्दी से पूरे राजस्थान को सील कर दो। देखो एक भी गाड़ी जयपुर से बाहर ना जा पाए। राका ने अपना सर हिलाया और जैसे ही जाने लगा उसे कुछ आदमियों ने घेर लिया। दूसरी ओर एक गाड़ी तेजी से सड़कों पर दौड़ी जा रही थी। उस गाड़ी में बैठा आदमी अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए अपने बगल में बेहोश पड़ी ध्रुति को निहार रहा था। जोधपुर। सिद्धार्थ ध्रुति को लेकर महल आ गया था। उसने उसे महल के पीछे वाले हिस्से में एक कमरा था। सिड ने उस कमरे में ले जाकर उसे बेड पर सुला दिया। भरत सिंह कमरे के अंदर आते हुए बोले, एक बार इसे होश आ जाए फिर ये रियासत हमारी। सिड हंसते हुए, बहुत मजा आएगा उस कावेश को फिर एक बार टूटते हुए देखकर। जब तक वो यहाँ आएगा ध्रुति मेरी हो चुकी होगी। थोड़ी देर बाद ध्रुति को होश आ जाता है। उसे होश में आता देख सिड उसके पास बेड पर बैठ जाता है। ध्रुति जब अपने पास किसी अनजान शख्स को देखती है तो वह डर जाती है और बेड से पीछे की तरफ खिसकने लगती है। सिड उसे डरता हुआ देख शांत कराते हुए बोलता है, अरे ध्रुति, तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा सिड हूँ, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ध्रुति सिड का नाम सुन चौंक जाती है और हकलाते हुए बोलती, सिड, सिड, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? प्लीज मुझे जाने दो। सिद्धार्थ ध्रुति को देखकर पागल हुआ जा रहा था। जब ध्रुति छोटी थी तब से सिद्धार्थ उसे जानता था, लेकिन तब वो छोटी सी चुलबुली सी लड़की हुआ करती थी, लेकिन अब वो बहुत खूबसूरत हो गई थी। सिद्धार्थ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, आप तो बहुत खूबसूरत हो गई है राजकुमारी, एकदम कयामत। ध्रुति ने उसके बातों को इग्नोर करके कहा, मुझे हुकुम सा के पास जाना है, प्लीज सिड मुझे जाने दो। उन्हें पता चल गया कि तुमने मुझे यहाँ लाया है, वो गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें पता है वो फिर तुम्हें मार देंगे। ध्रुति की बात सुन सिद्धार्थ ने अपने आंखों में गुस्से ले बोला, हाँ पता है वो पिद्दी सा कावेश मुझे मारेगा। तभी उसे कुछ धुंधला सा याद आता है। फ्लैशबैक। महल के बाहर गार्डन में बेंच पर एक लड़की मुंह फुलाकर बैठी हुई थी जिसकी उम्र कुछ 9 साल होगी। उसके पास एक लड़का बैठा था जिसकी उम्र कुछ 11 साल की थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त मासूमियत झलक रही थी। वो लड़का उस लड़के से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की उससे बात ही नहीं कर रही थी। तभी वहां 11 साल का एक लड़का आया और बोला, राजकुमारी, आप हमारे साथ चलिए, हम वहां जाकर खेलेंगे। वो लड़की, नहीं सिड, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मैं हुकुम शाह से नाराज हूँ, उन्होंने मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाई, इसलिए उनकी हुक्मरानी से उनसे गुस्सा है। इतना कहकर वो लड़की फिर से अपना मुंह फुलाकर बैठी रही। सिड ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोला, मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। ध्रुति, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। जब तक हुकुम शाह मुझे चॉकलेट नहीं दे देंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब ध्रुति सिड की बात नहीं सुनती तो सिड उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है। ध्रुति उसके साथ नहीं जा रही थी। तभी सिड अपने मुंह पर हाथ रख जमीन पर गिर जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अगर आपको इस कहानी को आगे जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के नए भाग एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए